तो आज हम देखने वाले हैं वेस्ट एशिया और इंडिया का रिलेशन। तो स्टार्ट करते हैं। वेस्ट एशिया, ओके। सो हाउ वी डिफाइन वेस्ट एशिया? अगर किसको कहेंगे वेस्ट एशिया, व्हाट इज वेस्ट एशिया? हाँ, व्हाट इज द बाउंड्री ऑफ वेस्ट एशिया टू बी डिफाइंड, टू बी कॉल्ड द कंट्री कि वो वेस्ट एशिया है। तो सबसे पहला वेस्ट एशिया, या इसी को हम कहते हैं मिडिल ईस्ट कंट्रीज। क्या कहते हैं? मिडिल ईस्ट कंट्री। अब अंतर क्या है दोनों में? इस दोनों में अंतर क्या है? क्यों हम वेस्ट एशिया कर रहे हैं इस वाले पार्ट को, और क्यों हम मिडिल ईस्ट कर रहे हैं इस वाले पार्ट को? तो वेस्ट एशिया हम इसलिए कर रहे हैं, ये इंडिया का पर्सपेक्टिव से हम वेस्ट एशिया कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया के ये वेस्ट में पड़ रहा है, ये वाला, ये जो हमारा दिख रहा है ना, ये एरिया, ये इंडिया के वेस्ट में पड़ रहा है, इसलिए हम इसे कह रहे हैं वेस्ट एशिया। पर यहाँ पर टर्म है मिडिल ईस्ट। वाई वी कॉल्ड मिडिल ईस्ट? तो मिडिल ईस्ट हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब कॉलोनाइजेशन हो रहा था, ठीक है, तो इसी के ऊपर क्या है, इसी के ऊपर यहाँ पे यूरोप है। तो यूरोप के लिए इधर वाले जितने भी लैंड मासेस थे, सब थे वेस्ट एशिया, और इधर वाले मासेस थे ईस्ट, और ये थे मिडिल। इसलिए हम वेस्ट एशिया को क्या कहते हैं? मिडिल एशिया या मिडिल ईस्ट एशिया, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे कि वेस्ट एशिया आखिर, अभी हम पढ़ेंगे क्यों ये वेस्ट एशिया इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज़ कि जो वेस्ट एशिया है ना, ये 3 कॉन्टिनेंट को, ये हमारा जो वेस्ट एशिया है वो 3 कॉन्टिनेंट को लिंक करता है। 3 कॉन्टिनेंट को लिंक करता है। कैसे भाई? तो 3 कॉन्टिनेंट कौन कौन सा? अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप, है ना। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? ये हमारा क्या है? ये हमारा मिडिल ईस्ट है। मिडिल ईस्ट कर लो या फिर वेस्ट एशिया कर लो। ये किसको कनेक्ट कर रहा है? एशिया को कर रहा है ना। इधर ऊपर में ये कर रहा है, यूरोप को कनेक्ट कर रहा है, इधर क्या? अफ्रीका को कनेक्ट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं ये कनेक्टिंग लिंक है तीनों कंट्री के लिए। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे 3 मेजर सीज जो है वो लोकेटेड है। कितनी सीज? 3 मेजर सीज। वो 3 मेजर सीज कौन कौन है? एक तो मेडिटेरियन सी, आप देख पा रहे होंगे, ये मेडिटेरियन सी, मतलब सऊदी अरेबिया के नॉर्थ में मेडिटेरियन सी। सऊदी अरेबिया मतलब हमारा वेस्ट एशिया जो है मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ है, उसके जस्ट इधर साइड देखेंगे हम क्या? रेड सी है। और जस्ट इस साइड देखेंगे क्या? ये पर्शियन गल्फ है। क्या है ये? पर्शियन गल्फ कर लो या फिर यहाँ पे अरेबियन सी कर लो, ठीक है। तो अरेबियन सी, रेड सी एंड मेडिटेरियन सी, 3 मेजर सी से सी के दायरे में आता है क्या? ये मिडिल ईस्ट एशिया। और ये जो रूट है ना हमारा, ये वन ऑफ द मेजर वाटरवे है, ठीक है। वाटरवे जहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेड, हाँ, ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम एशियन कंट्री टू यूरोपियन कंट्री या फिर अफ्रीकन कंट्री। हाँ, तो ये जो रूट दिख रहा है मेडिटेरियन सी से होते हुए रेड सी, फिर रेड सी से होते हुए अरेबियन सी, देन फर्दर, ओके। तो ये कनेक्टिविटी का काम भी करता है। और यहाँ पे हम क्या देखेंगे? सबसे मेन इंपॉर्टेंट, जब अरेबियन सी से जब हम अरेबियन सी से क्रॉस करते हैं ना रेड सी को होते हुए, तो यहाँ पे हम आते हैं सीवेज कनाल, स्वेज कनाल। क्या आता है हमारा? स्वेज। यहाँ पे स्वेज कनाल को क्रॉस करते हुए हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं मेडिटेरियन सी में। और मेडिटेरियन सी में यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स है, ठीक है। पहला स्ट्रेट्स का नाम है डार्डेनल स्ट्रेट। क्या? डार्डेनल स्ट्रेट। और दूसरे का नाम है बॉस्फोरस स्ट्रेट, जो कि हमें ब्लैक सी का रास्ता भी देता है, ठीक है। तो कौन कौन सा स्ट्रेट है? डार्डेनल स्ट्रेट एंड स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कनेक्टिंग लिंक ऑफ 2 साइड्स ऑफ सी ऑफ मरमरा, ओके। तो ये हमारा क्या है? अब इकोनॉमिकली ये रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? यहाँ पे हमारा जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ है विथ ईरान के लिए हमें वो एक्सेस देता है, ठीक है। आज हमें पता है कि ईरान हमारा प्री इंडिपेंडेंस, जब हम इंडिपेंडेंस के पहले, जब हमारा पार्टिसिपेशन नहीं हुआ था, जब पाकिस्तान हमारा पार्ट था, तब ईरान हमारा एक नाइबरिंग कंट्री था। हाँ, बट अभी वेस्ट एशिया हमें एक्सेस प्रोवाइड करता है ईरान का भी, है ना। इधर अफ्रीका, इधर तुर्की वाया मतलब मेडिटेरियन सी वाया यूरोप के भी। नाउ हम ये कह सकते हैं कि इंडिया और वेस्ट एशिया जो है ना वो कनेक्टेड है रूट से, बाउंड्री से मैंने बताया पहले क्या? ईरान हमारा कैपिटल होया करता था बट प्री इंडिपेंडेंस, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस पार्टीशन ये
अब सिर्फ अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का ही कैपिटल रहा। और उसके बाद कल्चरली देखे जाए तो कल्चरली भी बहुत कुछ हम वेस्ट एशिया और इंडिया में मिलता है। फिर हमारे बहुत सारे डायस्पोरा यहाँ पे रहते हैं। हाँ, दिस आर द दिस आर द पार्ट विच इंडिया एंड वेस्ट एशिया कनेक्टेड। हाँ, तो विथ, और ये भी बोल सकते हैं ना कि इंडिया अडॉप्ट किया है वेस्ट एशिया पॉलिसी 2025 में। कब? इंडिया 2025 में, कब? 2005 में। इंडिया 2005 में एक पॉलिसी लाता है इंडिया 2005 में एक पॉलिसी लाता है जिस पॉलिसी को कहते हैं हम वेस्ट एशिया बेस्ड बेस्ट पॉलिसी या बेस्ट एशिया पॉलिसी। इसके तहत हम वेस्ट एशिया का 3 एक्सेस पे फोकस करते हैं। पहला एक्सेस होता है हमारा एशियन गल्फ कंट्रीज। दूसरा एक्सेस होता है ईरान, एक्सेस टू ईरान। और तीसरा एक्सेस होता है हमारा इजराइल। ओके ओके, इतना हमने देखा। अब हम देखेंगे कि स्ट्रेटेजिक रिलेशन क्या है इंडिया और वेस्ट एशिया में। ठीक है, और ये दोनों किस तरह से एक कंप्रहेंसिव, किस तरह से मतलब वो दोनों कंट्रीज, चाहे वो वेस्ट एशिया हो या इंडिया हो, एक दूसरे के साथ कंप्रहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप शेयर करते हैं। ओके, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप शेयर करते हैं। So, ये दिस actually this play of a vital role often dubbed by look at best policy। ठीक है, ये जो हमारा look at best policy आया था ना 2005 में, ठीक है, उसके तहत ना हम ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ, ज़्यादा नेशनल इंटरेस्ट के साथ वेस्ट कंट्रीज, ये थी ना हमारी ओमान वाली रीजन, ये ईरान ना, यहाँ पे ये अफ्रीका, तो वेस्ट एशियन जो कंट्री है वो बहुत सारे पर्पज से कनेक्ट रहती है, चाहे वो पर्पस एनर्जी से रिलेटेड हो या इकोनॉमी से रिलेटेड हो या फिर डायस्पोरा से रिलेटेड हो या सिक्योरिटी से रिलेटेड हो। तो अभी हम फॉर द इम्पोर्टेंस, ठीक है, इम्पोर्टेंस के लिए हम 3 पिलर पढ़ेंगे। कितने पिलर पढ़ेंगे? इम्पोर्टेंस के लिए हम 3 पिलर पढ़ेंगे। और ये 3 पिलर क्या क्या होगा हमारा? ये 3 पिलर होगा, ये 3 पिलर जो इंडिया को वेस्ट एशिया के साथ कनेक्टिविटी में हेल्प करती है। एंड दिस 3 पिलर आर एनर्जी, पहला हमारा पिलर है एनर्जी, दूसरा है इकोनॉमी एंड तीसरा है एक्सपर्टाइट। एक्सपर्टाइट का मतलब है यहाँ पे डायस्पोरा। एक्सपर्टाइट मीन्स डायस्पोरा। ठीक है, तीन मेजर सेक्टर है, क्या क्या? एनर्जी, इकोनॉमी एंड एक्सपर्टाइट। ठीक है, तो एक एक करके हम देखेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे एनर्जी। ओके, ये 3 पिलर था ना, एनर्जी, एक्सपर्टाइज, ये कर सकते हैं 3E, मतलब इंडिया शेयर 3E विथ वेस्ट एशिया। ओके, एंड 3E इज व्हाट? एनर्जी, इकोनॉमी एंड एक्सपर्टाइट। यहाँ पे एक्सपर्टाइट का मतलब क्या है? डायस्पोरा। चलो पहले हम देखेंगे एनर्जी। तो एनर्जी में क्या? तो एनर्जी में एनर्जी सिक्योरिटी सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि 50% ऑफ इंडिया का जो ऑयल सप्लाई है, यानी क्रूड ऑयल सप्लाई है, क्रूड ऑयल का इम्पोर्ट जो होता है वो मैक्सिमम वेस्ट एशिया से आता है। हाँ, और एक मेजर पोर्शन ऑफ एलपीजी भी। ठीक है, क्या हमने देखा एनर्जी में 50% ऑफ क्रूड ऑयल और मेजर सेक्शन ऑफ एलपीजी हम वेस्ट एशिया से ही ला रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वेस्ट एशिया जो है ना, वेस्ट एशिया को गेटवे ऑफ सेंट्रल एशिया भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वेस्ट एशिया का जो लोकेशन ना, वो लोकेशन हमें सेंट्रल एशिया का एक्सेस भी देता है। सेंट्रल एशिया में कौन से कंट्री आ गए? तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। हाँ, कजाकिस्तान, फिर तुर्कमेनिस्तान, ये सारी कंट्रीज आ गए। नेक्स्ट एनर्जी सेक्टर में ये हो गया। फिर इंडिया एक कोऑपरेटिव स्ट्रैटेजिक रिलेशन साइन कर रहा है, जिसमें वो स्ट्रैटेजिकली रोल प्ले कर रहा है पेट्रोलियम रिजर्व का। किसका? पेट्रोलियम रिजर्व का। पेट्रोलियम रिजर्व के लिए एक जॉइंट वेंचर उसने साइन किया है। क्या साइन किया है? जॉइंट वेंचर। हाँ, जिसमें वो इन रिफाइनरी एंड एक्सप्लोरेशन इन द थर्ड कंट्रीज। ठीक है, कह सकते हैं हम यहाँ पे कि इंडिया और वेस्ट एशिया का जो रिलेशन है एक बायर सेलर की तरह है, जो इंक्लूड करता है स्ट्रैटेजिकली पेट्रोलियम रिजर्व के ऊपर
उसकी रिफाइनरी प्रोडक्ट्स के ऊपर, जो कि इंडिया के पास बहुत ही है। नेक्स्ट एनर्जी सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर ये हो गया। अब सेकंड सेक्टर देखेंगे इकोनॉमी। इकोनॉमी में हमारा आ जाएगा सबसे पहले ट्रेड, ठीक है। तो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में देखेंगे कि इंडिया का जो मतलब सॉरी वेस्ट एशिया का जो जीसीसी है, यानी गल्फ कॉरपोरेशन, जो इसका जीसीसी है, यानी जीसीसी यानी गल्फ कॉरपोरेशन कंट्री, जो गल्फ कॉरपोरेशन कंट्री ने एक काउंसिल बनाया है, ठीक है। हाँ, और इस काउंसिल में कलेक्टिवली इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक है। क्या है इंडिया? जीसीसी के अंदर इंडिया एक लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक है, ठीक है। इंडिया एक लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक है। फिर गल्फ कॉरपोरेशन का काउंसिल में कंट्रीब्यूट भी करता है कि इंडिया जो है 35% ऑफ ऑयल इंपोर्ट करता है। क्या? इंडिया 35 ऑलमोस्ट 35% ऑफ इंडियन ऑयल इंपोर्ट होता है एंड 70% ऑफ गैस, ठीक है। क्या? 35% ऑफ ऑयल और 70% ऑफ गैस इंपोर्ट करता है इंडिया को, ठीक है। नेक्स्ट, एक लैंडमार्क एग्रीमेंट साइन हुआ है दोनों के कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को लेके, जहाँ पे यूएई एम्ड है, मतलब एम रखता है सिग्निफिकेंटली टू बूस्ट बायलैटरल ट्रेड, ठीक है। यूएई के साथ हमारा ट्रेड में रिलेशन है, जहाँ पे हम बायलैटरल ट्रेड की बात करते हैं, है ना। बायलैटरल ट्रेड को बूस्ट करने की बात करते हैं, ठीक है। ओके, और यहाँ पे अब एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है कि इंडिया इज असिस्टिंग टू गल्फ स्ट्रेट इन देयर इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन प्लान, लाइक सऊदी विजन 2030, ठीक है। तो सऊदी अरेबिया का एक विजन है कि 2030 तक उसे एक मैन पावर बनना है, टेक्नोलॉजी को एक्सपर्टीज करना है, आईटी, हेल्थ केयर, इस सब चीज़ में डेवलपमेंट करना है, ठीक है। तो इसमें भी इंडिया बहुत हेल्प कर रहा है किसका? सऊदी अरेबिया का, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम देखेंगे एक दो तीसरा में देखेंगे हम डायस्पोरा, ठीक है। तो डायस्पोरा में क्या? डायस्पोरा और कल्चरल टाइज में क्या? तो अब हम इससे पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या देखा? हमने देखा पहले एनर्जी और इकोनॉमिक का, हमने देखा पहले एनर्जी एंड इकोनॉमिक एरियाज ऑफ ट्रेडिशन एंड पॉलिटिकल पीरियड, हाँ, जिसमें हमने क्या बात की? वेस्ट एशिया का। जिसमें हमने बात किया वेस्ट एशिया के बारे में कि इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, इंडिया, है ना, कि 50% ऑफ इंडियाज़ क्रूड ऑयल इंपोर्ट जो है वो वेस्ट एशिया से आ रहा है ना। और एक मेजर सेक्टर ऑफ एलएनजी आ रहा है। फिर हमने बोला कि इंडिया एनर्जी रिच से भरपूर है। इंडिया जॉइंट सेंटर भी साइन कर रहा है, जस्ट लाइक बाइसैलर रिलेशन के साथ तहत। फिर ट्रेड इन्वेस्टमेंट में हमने देखा कि 35% जो अब देखा कि 35% ऑफ इंडिया से गल्फ इंपोर्ट हो रहा है और 70% ऑफ गैस को इंपोर्ट कर रहा है। फिर अभी हम आएंगे डायस्पोरा एंड कल्चरल, सोशियो कल्चरल एरियाज में, विच इज़ लिंक टू इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैब्रिक में। पहला है रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस इंडिया ना एक बहुत बड़ा हब है, हाँ, रेमिटेंसेस से इन वेस्ट एशिया, स्पेशली कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया एंड यूएई, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया के 10 मिलियन के लगभग नॉन रेजिडेंट इंडियन जो है वो रिसाइड कहाँ करते हैं? गल्फ कॉरपोरेशन कंट्रीज में, ओके। और प्राइमरली कंट्रीब्यूट करते हैं बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्क में, बहुत सारे सर्विसेज में और बहुत सारे वाइट कॉलर जॉब्स में। और इंडिया का रेमिटेंसेस वहाँ से जो आते हैं वो है अबाउट 35%, ओके ना। अब और नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कल्चरल एक्सचेंज कैसे हो रहा है। तो कल्चरल एक्सचेंज में देखेंगे हम प्रमोशन ऑफ कल्चरल टाइज थ्रू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कल्चरल सेंटर्स एंड सपोर्ट फॉर योगा। हम कल्चरल एक्सचेंज में क्या कर रहे हैं? हम योगा को सब प्रमोट कर रहे हैं ना, इंडियन टाइज को रूल कर रहे हैं। और कल्चरल सेंटर जैसे मक्का मदीना हो गया वहाँ पे, या वहाँ से कोई लोग इंडिया में आना चाह रहे हैं घूमने के लिए, या फिर योगा प्रैक्टिस के लिए, या फिर किसी और सर्टन टूरिज्म के पर्पज से, ठीक है। तो ये भी एक तरह का क्या है? कल्चरल टाई है बिटवीन साउदी वेस्ट अफ्रीकन कंट्री एंड वेस्ट एशियन कंट्री एंड इंडिया। और अभी हाल ही फिलहाल में बाप्स करके
बाब्स करके एक टेम्पल था, कहाँ, सऊदी अरेबिया में, ठीक है, जिसका इनॉग्रेशन हुआ है। तो मेजर हिंदू टेम्पल इन अबू धाबी, अबू धाबी में एक मेजर हिंदू टेम्पल भी है जो पीपल बनाया गया, जिससे पीपल टू पीपल कनेक्शन और ज़्यादा डीपन है हो रही है, ठीक है, फॉर वेलफेयर एंड प्रमोटिंग, ठीक है। वेलफेयर के लिए हम क्या देख रहे हैं, सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ डायस्पोरा आर प्राइमरी कंसर्न लीडिंग टू कॉम्प्लेक्स एवैक्यूएशन ऑपरेशन ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पे हम चलाते हैं ऑपरेशन राहत, ठीक है। ऑपरेशन राहत हम चलाते हैं यमेन में, या ऑपरेशन अजय हो इजराइल फ़लस्तीन में, जब कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट होती है, डिज़ास्टर होता है, या फिर कोई हमला होता है ना वहाँ पे, तो इंडिया एक बहुत अच्छा मेजर स्टेप लेती है। बाई लाइक एग्जांपल में यमन में हमने लिया था ऑपरेशन राहत, वहाँ से इंडियन को रेस्क्यू करने के लिए, वहाँ से बचाने के लिए। फिर उसके ऑपरेशन अजय चलाया था हमने इजराइल फ़लस्तीन का जब युद्ध हो रहा था, उस वक्त इंडियंस को निकालने के लिए। तो ये था हमारा डायस्पोरा में। तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारा जियो पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी एरियाज। जियो पॉलिटिकल सिक्योरिटीज एरिया में हम देखेंगे पहला नियो जियो इकोनॉमिक्स, मतलब इसमें मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क है, ठीक है। एक्टिवली पार्टिसिपेशन इन न्यू स्ट्रेटेजिक ग्रुपिंग लाइक I2U2, ठीक है, इसमें पार्टिसिपेट करना है वेस्ट एशिया का, या फिर क्वाड में पार्टीशन करना है ना वेस्ट एशिया का, है टू काउंटिंग चाइना, ये सारे भी मेजर एरिया है, ठीक है। फिर डिफेंस कॉपरेशन में भी देखेंगे हम, डिफेंस कॉपरेशन बहुत सारे एक्सरसाइज करते हैं हम, है ना, जैसे एग्जांपल में दोस्ती, है ना, इजिप्ट में राइजिंग स्टार, ब्लू स्टार, जैसे ओमान के साथ करते हैं हम नसीब अल बहर एक्सरसाइज करते हैं, क्या, नसीब अल बहर। फिर इंडिया श्योर करता है एक्सेस ऑफ पोर्ट ऑफ डोकलाम, डोकलाम पोर्ट है कहाँ, ओमान में, है ना, जो लॉजिस्टिकली इम्पॉर्टेंट है, जो इंडिया को हेल्प करता है फॉर द बेटर कनेक्टिविटी ना। और फिर बेटर कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या देखेंगे हम, पहला देखेंगे इसमें हम जोग्राफिकल ब्रिज में सबसे पहले होगा हमारा आईमेक वही है जो G20 में अनाउंस किया गया था, जिसमें इंडिया के नया सेवा पोर्ट ऑफ मुंबई से होते हुए वेस्ट एशिया से होते हुए हम कहाँ तक जाएंगे, यूरोप होते हुए तक जाएंगे, ठीक है। जहाँ पे चाबहार ईरान का जो पोर्ट है, हाँ, इंडिया का एक मेजर इन्वेस्टमेंट में भी है ना, बिकॉज इट प्रोवाइड एक्सेस टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। हाँ, तो ये था हमारा व्हाट आर द मतलब इंडिया और वेस्ट एशिया के बीच में क्या क्या कनेक्टिविटी या फिर क्या क्या कॉर्पोरेशन है। ओके, तभी हमने देखा क्या कि क्या क्या कॉपरेशन है। नेक्स्ट अभी हम रुख करेंगे किसकी तरफ, चैलेंजेस की तरफ। ये हमने देखा। अब व्हाट आर द चैलेंजेस क्या आ रहे हैं आखिर दोनों को डील करते हुए। एक मेजर चैलेंज तो हमारा हमेशा रहेगा चाइना का थ्रेट, ठीक है। पर हम देखते हैं जियो पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिकली क्या चैलेंज आ रहे हैं। तो पहला चैलेंज होगा बैलेंसिंग रीजनल राइवलरीज। रीजनल मतलब वेस्ट एशिया बहुत अनस्टेबल कंट्री है, या चाहे आप सीरिया ले लो, सीरिया में सिया सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है, जबकि सिया डोमिनेंसी ईरान में है और सुन्नी डोमिनेंसी कहाँ है, सऊदी अरेबिया में। दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, क्योंकि हमारे लिए ईरान भी बहुत अच्छा पार्टनर है, क्योंकि हम ईरान से बहुत मेजर अमाउंट में ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, और सऊदी अरेबिया में हमारे बहुत बड़े अमाउंट में डायस्पोरा जाते हैं काम करने के लिए, रेमिटेंसेस का सोर्स है। इसलिए इंडिया दोनों कंट्री को ही चुनेगा, किसी एक को चुनना मुश्किल है, इसलिए इसका कॉन्फ्लिक्ट इंडिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है। फिर तो इंडिया का स्टेप क्या है, इसके लिए इंडिया एक स्टेप लेता है डीहैफिनेशन अप्रोच। डीहैफिनेशन अप्रोच के अंदर इंडिया दोनों कंट्री को इक्वल इम्पोर्टेंस देके दोनों के साथ कोऑपरेट करता है, बातचीत करके इसको सुलझाने की कोशिश करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज इसराइल वर्सेस अरब, क्योंकि इसराइल और सऊदी अरेबियन कंट्री लाइक वैसे जैसे झड़प बढ़प चलता रहता है, जबकि हमारे दोनों इंपॉर्टेंट है, तो ये भी एक मेजर स्ट्रेटेजिक चैलेंज है। फिर चाइना का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस, ठीक है, क्योंकि चाइना के BRI इनिशिएटिव के अंदर वेस्ट एशिया के कंट्री भी शामिल हो रखे हैं, ठीक है। हाँ, इसलिए इससे ईरान सऊदी अरेबिया ब्रोक मतलब हमारे रिलेशन टूटने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, ठीक है। और चैलेंजेस इंडिया का स्ट्रैटेजिकली स्पेस में है, ठीक है। देखो इंडिया क्योंकि अगर चाइना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेगा, ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्टमेंट या फिर उनका हेल्प करेगा, तो एक तरफ से चाइना की तरफ उन लोग का झुकाव होगा, जो कि इंडिया के लिए सही नहीं है, ठीक है। तो ये एक मेजर चैलेंज है। फिर इकोनॉमिकली चैलेंज में क्या है, तो
एक एनर्जी सप्लाई डिस्ट्रप्शन, क्योंकि चूँकि हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है एनर्जी के लिए, मतलब वेस्टर्न कंट्री पे, मतलब वेस्ट एशियन कंट्री पे, तो कभी भी सप्लाई डिस्टर्ब हो सकती है ना। यूएस का सैंक्शन लग सकता है ईरान पे। फिर डायस्पोरा सिक्योरिटी चैलेंज है ना, कि डायस्पोरा को वहाँ पे कुछ थ्रेट हो सकता है, खतरा हो सकता है, या फिर कभी भी वहाँ की गवर्नमेंट चाहे तो मतलब कोई भी नेगेटिव एक्शन ले सकती है। लेबर इलीगल इश्यूज़ है ना? खाफिला सिस्टम के अंदर मतलब इंडिया से इंडियन को तो ले जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब पे, ठीक है? पर उनके साथ मतलब दुष्व्यवहार करते हैं, या फिर उनके कॉन्ट्रैक्ट को अ, के पूरा होने के बाद भी उनको थोड़ा-सा वहाँ पे रेसिज्म का सामना करना पड़ता है। फिर सेफ्टी ऑफ डायस्पोरा। फिर एक चैलेंज ये भी है कि जो हमारे इतने अमाउंट में 10 मिलियन जो हमारे डायस्पोरा जो रहते हैं वेस्ट एशियाज में, ठीक है, वो सुरक्षित है या नहीं। और द नेक्स्ट इज टेररिज्म रेडिकलाइजेशन। तो ये था हमारा वेस्ट एशिया। थैंक यू।